हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो के तहत हम जो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है सितंबर 2024 में कक्षा 10वीं का विषय हिंदी, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके कुल अंक 40 हैं और समय है 90 मिनट। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न क, इसमें अविकारी शब्द कौन सा है? तो उत्तर है धीरे। दूसरा है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर है 64। क्यों? क्योंकि चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और जबकि 4 चरण होते हैं तो 16 गुणा 4 64, तो कुल मात्राएं 64 होती हैं, एक चरण में 16 होती हैं। प्रश्न 2 के क भाग में है विशेषण की परिभाषा देकर उसके भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे नीला घोड़ा। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ख भाग है यमक अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर है जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। ग भाग है शब्द एवं पद के अंतर को उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जबकि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। जैसे राम आम ये शब्द हैं, जबकि राम आम खाता है इसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द जो है वो पद है। यहाँ राम भी पद है, आम भी पद है, खाता है भी पद है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 3 और 4 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। प्रश्न नंबर 3 में निबंध है, प्रश्न नंबर 4 में प्रार्थना पत्र हैं, तो इनमें से आप किसी एक का उत्तर दे सकते थे। प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें से कोई एक करनी थी, तो मैंने ये दूसरे भाग को लिखा है। जैसे सबसे पहले क्या है, सेवा में मुख्य अध्यापिका जी और फिर अपने विद्यालय का नाम। उसके बाद ये बीच का पोर्शन है, श्रीमती जी सविनय निवेदन यह है कि कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को देखते हुए 10वीं कक्षा के सभी छात्र कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। क्योंकि हमारी कक्षा में कंप्यूटर का एक ही पीरियड लगा हुआ है, परंतु हम कंप्यूटर की और यानी एक से ज़्यादा और अतिरिक्त कक्षाएं लगवाना चाहते हैं ताकि हम डिजिटल भविष्य के लिए तैयार हो सकें। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यालय में कंप्यूटर की अतिरिक्त कक्षाएं या क्लास लगवाने की कृपा करें। सह धन्यवाद प्रार्थी। तो प्रार्थी कौन होंगे इसमें? 10वीं कक्षा के सभी छात्र। प्रश्न नंबर 5 का क भाग है कवि ने मधुप किसे कहा है? उत्तर है मन को। ख भाग है विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का क्या अर्थ है? गर्मी। प्रश्न 6 में ये एक काव्यांश दिया गया है, तो हमें इसे ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ना है कम से कम, और फिर नीचे लिखे गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है लक्ष्मण सब धनुषों को कैसा मानते हैं? उत्तर है लक्ष्मण सभी धनुषों को एक समान मानते हैं। ख है राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया? उत्तर है राम ने धनुष को यह सोचकर छू लिया कि धनुष जो है वो नया और मजबूत होगा, परंतु धनुष राम के छूते ही टूट गया। प्रश्न ग है परशुराम लक्ष्मण का वध क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर है परशुराम लक्ष्मण का वध बालक समझकर नहीं करना चाहते थे। घ भाग है परशुराम विश्व भर में अपने किन गुणों के कारण विख्यात थे? उत्तर है परशुराम विश्व भर में अपने क्रोधी स्वभाव, बाल ब्रह्मचारी तथा क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात थे। ड़ भाग है इस काव्यांश में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर है लक्ष्मण ने धनुष को तोड़ने पर परशुराम के अभिमान पूर्वक कहे गए कथनों पर व्यंग्य किया है। जैसे छुअत टूट रघुपति न दोषु, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही है। प्रश्न नंबर 7 और 8 में से भी आपको कोई एक ही करना था। या तो प्रश्न 7 में जो काव्य सौंदर्य दिया गया है कि गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम करती थी, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, माधुर्य गुण से युक्त सरल सहज भाषा का प्रयोग है। या फिर प्रश्न 8 करते कवि ने अपनी कथा को भोली क्यों कहा है? प्रश्न 8 का उत्तर है कवि ने अपनी कथा को भोली इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन सरल व सीधा है। उन्होंने अपना सारा जीवन साधारण व्यक्ति की भांति व्यतीत किया है। वे अपने निजी पलों को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते थे,
उनके जीवन में संतुष्टि तो है परंतु किसी को प्रेरणा देने की क्षमता बहुत कम है। प्रश्न नंबर 9 का क भाग है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? उत्तर है रामानंदी। ख है, लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता थी? तो उत्तर है वो खीरा लजीज था। ग है, एक कहानी यह भी के आधार पर मनु भंडारी का किस से वैचारिक टकराव रहता था? तो उत्तर है पिता से। आगे है प्रश्न नंबर 10 और 11 में से किसी एक का उत्तर देना था। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या किया है, ये प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ 9 नहीं। तो 10 में तो क्या है, गद्यांश दिया हुआ है और उसके नीचे प्रश्न है, हमें इन प्रश्नों का जवाब देना है। या फिर प्रश्न नंबर 11 में मनु भंडारी या स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय है, उनमें से किसी एक का आप लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं हम इनका एक एक करके उत्तर देखते हैं। सबसे पहला है, पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी और लेखिका है मनु भंडारी। दूसरा है, घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलना से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि सारे मोहल्ले के लोगों में आत्मीयता का भाव होता था, कोई बच्चा किसी के भी घर आ जा सकता था। ग भाग है, वर्तमान फ्लैट कल्चर में हम किस तरह असुरक्षित हैं? तो इसका उत्तर है, ग का उत्तर है, फ्लैट कल्चर में जीवन अपने तक सीमित हो गया है, एक दूसरे से अपनेपन की भावना नहीं है, इस कारण फ्लैट कल्चर में संकुचित और असहाय व असुरक्षित अनुभव करते हैं। ग था, आपके अनुसार परंपरागत पड़ोस कल्चर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर था, पड़ोस कल्चर से अभिप्राय है कि पड़ोस को आत्मीय समझकर उसके सुख दुख में भागीदार होना, उनके साथ अपनापन का भाव होना। पड़ोस कल्चर से मनुष्य स्वयं को प्रसन्न, उदार और सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2 था, फ्लैट में रहने वालों के जीवन को संकुचित और असहाय क्यों कहा है? उत्तर है, फ्लैट में रहने वालों के जीवन को संकुचित और असहाय इसलिए कहा है क्योंकि ये लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, उनके पास सगे संबंधियों से मिलने का समय नहीं है, वे एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए। उत्तर है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मन में ये बातें होंगी कि कैप्टन मजबूत, अनुशासित और दबंग व्यक्ति होगा, वह आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा, फौज में होने के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते होंगे। प्रश्न नंबर 13 में जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से पहले प्रश्न का उत्तर है, लेखक के पिता सुबह अपने साथ लेखक को भी उठा देते थे, अपने साथ नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते थे, उसके बाद वे उसके माथे पर चंदन की 3 रेखाएं बना देते थे, और जो लेखक थे उनके बाल लंबे लंबे थे तो उनके माथे पर भभूत भी बहुत अच्छी लगती थी। उनके पिताजी प्यार से तारकेश्वर नाथ को भोलानाथ कहकर पुकारते थे, तभी से उनका नाम भोलानाथ पड़ गया। प्रश्न नंबर 14 में आदर्श जीवन मूल्य पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों में ही एक एक ऑप्शन है। तो जैसे पहले प्रश्न में जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, प्रतिदिन प्रार्थना करने से हमें आत्मिक बल मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहता है तथा मानसिक संतुष्टि मिलती है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है और हमें विश्वास होता है कि ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अतः प्रार्थना करना आवश्यक है। अंतिम प्रश्न है, जहां चाह वहां राह को किस तरह से आकाश के जीवन की राह के रूप में आप वर्णन करेंगे? या विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और घर में कैसे कर्म को पूजा बनाया जा सकता है? तो मैंने जो है ये ख भाग का जो प्रथम भाग है वो किया है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, जहां चाह वहां राह का अर्थ है कि यदि व्यक्ति में कुछ करने की लगन हो तो वह जरूर कर पाएगा। जैसा कि आकाश गुप्ता ने मन में निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए उसने पशुओं के गोबर, कचरे और पराली का उपयोग करके जैविक खाद बनाई। इससे न केवल उन्होंने अपनी समस्या का समाधान किया बल्कि किसानों, गौशालाओं और दूसरी कंपनियों की आय में भी बढ़ोतरी की। अतः कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि कुछ करने की ठान ले तो वह जरूर कर पाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।